हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमने जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक। थोड़ा सा कैमरा को सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी करते हैं टॉपिक की शुरुआत। बस अब सही है, ठीक है जी। चलिए करते हैं शुरू। तो ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें, मुनेरा जगत ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। तो जो बच्चे मेरे साथ पिछली वाली क्लासों में जुड़े हुए थे, जिसमें मैंने आपको साइंस कवर करवाई थी, तो उसमें मैंने आपको जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ाया था। तो मैंने आपको बोला था कि आप इसको बड़ी क्लासों में और ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे। तो वही बात है मुनेरा जगत। आपने कितने जगत देखे थे कल? आर्यभट्ट ने कितने जगत बताए थे? आर्यभट्ट ने सर 5 जगत बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक बार नोट डाउन करो कमेंट सेक्शन में। मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमेलिया। ये 5 जगत उन्होंने अपने को बताए थे। हम एक एक जगत के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पहले मुनेरा जगत के बारे में। जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं साथ के साथ आपको बताता चाहूँ। सभी बैक्टीरिया मुनेरा जगत में आते हैं, यानी कि मुनेरा जगत के अंदर क्या आएंगे? सभी बैक्टीरिया या जीवाणु। हाँ जी सर, बैक्टीरिया या जीवाणु मुनेरा जगत के अंदर आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। कौन? सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं? आपके बैक्टीरिया ही होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक। और क्या था? और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे देखा जाए तो मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं। सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया मुट्ठी भर मिट्टी में आपको मिल जाएंगे। अब ये कहां कहां पाए जाते हैं? कौन बैक्टीरिया कहां कहां पाए जाते हैं? तो ये गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं, बर्फ व गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थान। देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि गर्म झरने हो गए, मरुस्थल हो गए, बर्फ व गहरे समुद्र हो गए, विषम और प्रतिकूल परिस्थितियां। इसका क्या मतलब है? विषम व प्रतिकूल परिस्थिति। देखो विषम का मतलब होता है, अब जैसे अपने नॉर्मल वातावरण में रह रहे हैं, तो ये हमारे वातावरण अनुकूलन में हम रह रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमको कहीं ऐसे टेम्परेचर में जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां पर हमें छोड़ दिया जाए तो क्या हम सर्वाइव कर जाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां पर हमें ले जाए तो क्या हम सर्वाइव कर जाएंगे? नहीं। वो होती है प्रतिकूल परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, ठीक है। तो वो ऐसे अगर उनके सामने परिस्थितियां आ गई ना, तो उन परिस्थितियों में भी ये पाए जाएंगे जहां दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं। जैसे कि हम में सभी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। देखो शब्द से पता है, परजीवी यानी कि दूसरे जीव पर आश्रित। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। कितने में? 4 में। कौन कौन सा? तो पहला है आपका कोकस, छड़ाकार बेसिलस, कोमा आकार और विब्रियम बहुवचन सर्पिलाकार सर्पाइडल में बांटा गया है। देखो ध्यान से, पहला है गोलाकार कोकस। कौन सा? गोलाकार कोकस। तो गोलाकार कोकस देखो भी कहां पे है? ये रहा। यानी कि कुछ बैक्टीरिया वो आपको ऐसे ऐसे गोल गोल दिखाई देंगे। बस इसको अपने नाम देंगे कोकाई। क्या नाम देंगे? कोकाई। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एक वचन तो हो गया इनका कोकस, इनका एक वचन तो हो गया कोकस, लेकिन जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो बहुवचन हो जाएगा इनका, बहुवचन हो जाएगा इनका कोकाई। पहला प्रकार आपको समझ में आ गया। दूसरा है छड़ाकार, छड़ाकार बेसिलस। छड़ाकार बेसिलस बहुवचन, बेसिलाई। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो बेसिलाई। ये देखो छड़ के आकार जिससे है ना, इस तरह से छड़ के आकार। बस इस प्रकार से जो आपको जीवाणु मिलेंगे उसे बेसिलस या बेसिलाई कहेंगे। तीसरा कोमाकार। कोमाकार, ये देखो जैसे कोमा अपने लिखते हैं ना, इस तरह से कोमा ऐसे लिखते हैं, तो ये कोमाकार हो गए। इसको बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो, विब्रियो कोलाई, है ना, नाम सुना होगा मानव रोग वाले में। उसके बाद में है
सर्पिलाकार, सर्पाइरल, इस तरह के, जैसे सांप होते हैं ना सर्पिलाकार, उस प्रकार से ये जीवाणु पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार हो गए, कौन कौन से? कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला और विब्रियो। अब यहां पर देखो ये एक है ना, मतलब आपको ये निकली हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से शाखाएं सी, इन शाखाओं को बोला जाता है बच्चों कशाब। क्या बोला जाता है? कशाब बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि आप ये बातें मैं आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं। आगे देखते हैं। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं बैक्टीरिया। अगर इसकी संरचना देखो तो आपको बहुत ही सरल दिखाई, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत ही जटिल होता है। यानी कि इनका संरचना तो सरल होती है, लेकिन व्यवहार बहुत ही जटिल होता है। चयापचय, उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि बैक्टीरिया में क्या होता है, अन्य जीवों की तुलना में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अब आप बोलोगे सर विविधता तो वही हर जगहों पर पाई जा रही है, किसी भी स्थान पर पाए जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है विविधता भी, जितना ज्यादा उनका सर्वाइलेशन एरिया होगा, जितनी ज्यादा वो हर जगह पर पाए जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनकी विविधता भी क्या होगी, नॉर्मल से ज्यादा होगी। इसलिए उनका व्यवहार अत्यंत जटिल है। अब वो हर जगह पाए जा रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा, अत्यंत जगह पाए जा रहे हैं, यानी कि वो ठंडे में भी पाए जा रहे हैं, ज्यादा गर्मी में भी पाए जा रहे हैं, तो अपने उनका व्यवहार ही नहीं समझ में आ पाता ना। क्योंकि हमें एक, अगर किसी भी जीव का अध्ययन करना होता है तो हम उसके स्पेसिफिक एरिया में जाकर उसका अध्ययन करते हैं कि ये यहाँ रह रहा है, ये खा रहा है। अब ये तो सभी जगह पाए जा रहे हैं, जहां पर जीवन की कल्पना की जा सकती है ना भाई, यहाँ पर थोड़ा सा भी जीवन हो सकता है, तो वहां पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो फिर इनका व्यवहार जटिल और विविधता भी ज्यादा हो जाती है। उदाहरण स्वरूप से वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण भी होते हैं, रसायन संश्लेषित भी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। ठीक है, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर मृत कार्बनिक पदार्थों पर ये निर्भर रहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार से अपना भोजन कर सकते हैं। अब इसका प्रकार है पहला आद्य बैक्टीरिया। कौन सा है आपका? आद्य बैक्टीरिया। याद रखना है, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, मतलब आद्य बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया का एक प्रकार है। यहां पर तो आपको बैक्टीरिया के बारे में हल्की फुल्की बातें बताई है। अब बैक्टीरिया का एक प्रकार है जिसका नाम है आद्य बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, यानी कि आद्य बैक्टीरिया कहां पाए जाएंगे? एक तो लवणीय क्षेत्र। अब लवणीय क्षेत्र में हम तो नहीं रह सकते ना, गर्म झरने और कच्छ क्षेत्र में पाए जाते। कच्छ क्षेत्र का मतलब है जो किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखो यहां पर नॉर्मल शब्द आपको लिखे हुए समझ में आ रहे हैं, लेकिन यहां पर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहां पर लवणीय जल का मतलब होता है हेलोफी। अब इसको आप कनेक्ट करो, हेलोफी। ठीक है, इसको आप कनेक्ट कैसे करोगे? आपको पता है हेलोजन आवर्त सारणी में चलो तो हेलोजन 70वें वर्ग के तत्व होते हैं। कौन कौन से? फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन। तो ये सारे के सारे ना लवण बनाते हैं। आपको पता हो तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, तो इसलिए लवणीय क्षेत्र में हेलोफी। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते। गर्म झरने, इसको बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। अब जहां पर आपको थर्मो शब्द दिखे ना, तो आप लगा लेना कि गर्म चीज की बात हो रही है। जहां पर आपको थर्मो शब्द दिखे वहां पर आप आइडिया लगा सकते हो कि गर्म चीज की बात हो रही है। कच्छ को बोला जाता है मेथेनोजन बोला जाता है। ठीक है, मेथेनोजन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया व अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। बहुत अच्छी बात बताई है कि आद्य बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से दोनों में अंतर होता है, एक जैसी नहीं होती। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल व्यवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत अच्छी बात है। ये कोशिका भित्ति ही आपको पता है कि ये कोशिका भित्ति कोशिका के सबसे ऊपर वाली परत होती है। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये सभी उसी वातावरण में रहने के लिए उसे एनर्जी प्रदान करते हैं या उसे
मतलब बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है, मेथेनोजन अनेक रूमिनेट पशु है। रूमिनेट, अब देखो मेथेनोजन, अब इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, रूमिनेट पशु क्या होते हैं? रूमिनेट पशु के लिए आपको जगह बताता हूं मैं आपको। चलो अपने रूमिनेट पशु की थोड़ी सी बात करें, मेथेनोजन और रूमिनेट की बात करें। चलो इस लाइन को पढ़ लो। मेथेनोजन अनेक रूमिनेट पशु जैसे गाय व भैंस के अंतर में पाए जाते तथा इनके गोबर से मीथेन जैव उत्पादन करते हैं। वेरी गुड बात। देखो क्या यह है? रूमिनेट पशु, रूमिनेट। तो ये रूमिनेट पशु कौन से होते हैं? एग्जाम्पल दे दिया, गाय और भैंस, गाय और भैंस, और भी हो सकते हैं। तो रूमिनेट पशु आप क्या कह सकते हो? वे पशु जिनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। इसका पाचन होता है सेल्यूलोज का पाचन। आपने देखा होगा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो गाय और भैंस होती है, जब हम उन्हें चारा डाल देते हैं, है ना, जब हम उन्हें चारा डाल देते हैं तो वो चारा खाने के बाद में, घास खाने के बाद में बैठ जाती है आराम से बैठकर फिर वो जुगाली करने लगती है। तो यहां से एक क्वेश्चन और बताए, जो जुगाली करती है ना, जुगाली करने वाले पशु। तो जो जुगाली करते हैं तो वो क्या करते हैं अपने, अगर देखें हमारा जो पाचन तंत्र होता है, हम जैसे भोजन खाया, भोजन खा के हमारे पेट में चला गया, क्या हम जुगाली करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हमारा भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे अमाशय में और छोटी आंत में होता है। बताऊंगा पाचन तंत्र, वैसे तो मैंने करवा दिया है, लेकिन जब अपने टॉपिक आएगा तब मैं आपको वहां पर और करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो रूमिनेट पशु होते हैं वो अपना पाचन करते हैं ग्रसनी में। कहां पर करते हैं? ग्रसनी में, ग्रसनी में। तो वे अपने भोजन को पहले तो अमाशय में स्टोर कर लेते हैं, पहले अमाशय में स्टोर कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा जितना पाचन करना होता है थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रसनी में लेके आते हैं और जुगाली करते हैं, उससे वो अपने भोजन को पचाते हैं। अब सेल्यूलोज का पाचन करता है, तो सेल्यूलोज कैसे? क्योंकि पशु जो चारा खाते हैं, पशु जो चारा खाते हैं, तो चारा होता है पादपों से प्राप्त, यानी कि हरा, और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अब हमने कुछ अभी पीछे पढ़ के आए थे कि जो मेथेनोजन है, कौन? जो मेथेनोजन है, कौन है? जो मेथेनोजन है वो पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आंत में। तो ये जब सेल्यूलोज का पाचन करता है, जो सेल्यूलोज का पाचन होता है, तो ये मेथेनोजन जीवाणु जो पशुओं का अपशिष्ट बनता है, जिसे हम बोलते हैं गोबर, तो इस गोबर के साथ ये मेथेनोजन इसमें होता है, गोबर के साथ आता है। और इससे कौन सी गैस का निर्माण होता है? आपको पता है जैव रासायनिक विक्रिया होती है, और कौन सी गैस का निर्माण होता है? मीथेन गैस। मीथेन गैस को प्यारे बच्चों मार्श गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं? मार्श गैस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेनोजन यानी कि मेथेनजन, मेथेनोजन यानी कि मीथेन गैस का निर्माण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसे ही मेथेनोजन कहा जाता है। अब आपको पता है ये आंत में पाए जाते हैं, गोबर में मेथेन होती है। रूमिनेट पशु के बारे में आपको पता चल ही गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं। ये आपको समझ में, इसके बाद में है यू बैक्टीरिया। आधे बैक्टीरिया आपको समझ में आ गया। और यू बैक्टीरिया की बात करें तो हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति व एक कशाब होता है। जिसमें कशाब होता है वो होते हैं चल बैक्टीरिया। कशाब का मतलब होता है इस प्रकार से संरचनाएं होती है धाग्यनुमा, जो उसे चलन में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? चलन में। जीव को गति में सहायता प्रदान करती है, चलन द्वारा होती है। यानी कि कह रहा है कि यू बैक्टीरिया अथवा अन्य बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान जो होती है कोशिका भित्ति और कशाब द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, कौन सा? साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बन गया है अभी, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि BGA क्या है और शैवालों का अध्ययन क्या? BGA क्या है? तो आप कहोगे कि नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी।
और शैवालों का अध्ययन कहलाता है प्यारे बच्चों एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें? साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम में क्या पाया जाता है? हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। याद रखना है कौन सा? सीधा। अब आप बड़े हो चुके हो, बड़ी क्लासों की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये नहीं लिखोगे क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक। सीधी सी बात है। हम कौन सा जगत पढ़ रहे हैं? प्रोटिस्ट मुनेरा जगत पढ़ रहे हैं, तो मुनेरा में कौन सा होता है? एक कोशिक तो होता है। तो एक कोशिक कॉलोनिया, यानी कि ये अकेले नहीं रहते, कॉलोनिया बनाकर रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। अथवा तंतु में, अलवणीय जल। तंतु में का मतलब तंतु के समान होते हैं। अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थानीय शैवाल है, यानी कि अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी, और वहां पर स्थानीय शैवाल यानी कि परमानेंटली वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है जी। इनकी कॉलोनी प्रायः जलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। वेरी गुड। इनकी कॉलोनी नीलहरी शैवाल की जो कॉलोनी है, क्योंकि ये अकेले तो रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, तो इनकी कॉलोनी होती है वो जलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रदूषित जल में ज्यादा फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया, अब कुछ नाम बताए हैं, जैसे नॉन स्टॉक व एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोरिक नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। वेरी गुड। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन गया है कि ऐसे कौन से शैवाल हैं जो पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? पर्यावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो आप कह सकते हो नॉन स्टॉक एनाबिना। नॉन स्टॉक और एनाबिना, ये आपको दो शब्द याद रखने हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, अब देखो कौन सी, अब देखो नाइट्रोजन को टेस्टोसिस्ट, सॉरी टेस्टो नहीं है, टेट्रोसिस्ट, टेट्रोसिस्ट। ठीक है, टेस्टोसिस्ट, टेट्रोसिस्ट एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, इसके द्वारा ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। रसायन संश्लेषी होते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट व अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकृत होने मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। अब जैसे एक रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं और उन्हें मुक्त ऊर्जा का उपयोग कर एटीपी उत्पादन में ये मदद करती हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे कुछ पोषक तत्व होते हैं, तो ये इनके पुनर्चक्रण का मतलब है रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो एक तंतु में शैवाल नॉन स्टॉक का डायग्राम दिया हुआ है, ये इसमें देखिए आप, ये आपको ध्यान से देखना होगा। ये देखो ऊपर एक आवरण बना हुआ है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है श्लेष्मी अच्छद और ये होता है इसका भाग हेटेरोसिस्ट, और ये यहाँ पर दे दिया हेटेरोसिस्ट। बस इतना ही आपको डायग्राम ध्यान रखना है, पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर। ठीक है, चलिए परपोषी बैक्टीरिया। तो परपोषी का मतलब दूसरों पर आश्रित, प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। अब देखो परपोषी है यानी कि दूसरे पर आश्रित है, दूसरे पर आश्रित हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे का अपघटन करेंगे, है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य की जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये अब देखो कुछ के बारे में बता दें परपोषी के बारे में, ये कहते हैं जीवन की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहां से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ये दूध से दही बनाने में, कौन? बैक्टीरिया की बात करें तो दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया उपयोग में आता है? तो सर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ये पता है आपको। फिर प्रतिजैविकों के उत्पादन में, प्रतिजैविक का मतलब होता है प्यारे बच्चों एंटीबायोटिक्स। यहां पर मैं आपको एक बात और बताता हूं, प्रतिजैविक के उत्पादन में तो आपको पता है प्रतिजैविक के उत्पादन में भी बहुत से बैक्टीरिया के होता है, तो वहां पर मैं आपको सर्वप्रथम जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, पहली प्रतिजैविक किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, हाँ जी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेग्यूम पादपों की
जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सहायता करता है। ये वैसे सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन, लेग्यूम पादप कौन से होती हैं? दलहनी कुल वाले, दलहनी पादप। कौन से? दलहनी पादप, जिनसे दालें प्राप्त होती हैं। तो उनका दलहनी पादपों का जो कुल होता है, कुल की अपनी बात की थी ना कल, तो कुल होता है लेग्यूमिनेसी। कौन सा? लेग्यूमिनेसी। तो इन लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में, अब आपको पता है कि पादप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जो वायुमंडल में आपको पता है सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की ही होती है, तो ये जो पादप होते हैं ना, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, उनको नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलना होता है। तो ये लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, और उस जीवाणु का नाम होता है प्यारे बच्चों राइजोबियम। याद रखना है, राइजोबियम। यहां पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं साथ के साथ। राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम क्या करता है प्यारे बच्चों? इसकी जड़ों में रहता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो NO2 और NO3 में से कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, जिससे पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं, और ये इसको रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन देते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। जैसे हैजा के बारे में आपको बता चुका हूं, टाइफाइड के साल्मोनेला टाइफी, नोट कर लो, एक एक बताऊंगा अभी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टिटनेस के लिए टिटेनी। इस तरीके से आपको वो सारे के सारे जीवाणु मानव रोग वाले मैंने आपको करवा दिए हैं, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो। तो बहुत सी बीमारियां जीवाणुओं द्वारा भी होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया, यानी कि एक बंटता हुआ बैक्टीरिया की संरचना देख लो। आपको पता है कि ये मान लीजिए कोई भी एक बैक्टीरिया, तो ये बाहरी जो परत होती है, ये होती है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। देख लो भाई, ये आपको कोशिका भित्ति की, इसके जो अंदर वाली होती है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और इसके जो अंदर जो पदार्थ होता है वो होता है DNA, RNA। DNA या RNA, मोस्टली DNA होता है। ठीक है, मोस्टली DNA होता है। तो ये इस तरीके से जब एक से दो बनते हैं, तो इस तरीके से ये विभाजित होते हैं, टूटते हैं। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो कोशिका विभाजन ही तो हो रहा है, तो जनन भी इनकी यही विधि होगी। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बना लेते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में DNA का पुनर्स्थानांतरण होता है। तो अगर अलैंगिक जनन करेंगे तो कोशिका विभाजन द्वारा, और अगर ये लैंगिक जनन करते हैं तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में DNA को भेज देता है, इतने में इनका जनन हो जाता है। चलिए, माइकोप्लाज्मा, याद आ रहा है माइकोप्लाज्मा से कुछ भी? माइकोप्लाज्मा से कुछ, सॉरी बे, माइकोप्लाज्मा से कुछ याद आ रहा है आपको? चलो, आपको नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। पूछा गया कुछ, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है भाई? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कई बार इसका आकार पूछ लेता है 0.1 से 0.5 μm, ये इसका आकार होता है, याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, और इसी के साथ माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। दो बातें क्लियर। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स। हाँ, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स, और एकमात्र ऐसी कोशिका जिसमें जो न्यूरॉन्स है, जिसमें कोशिका विभाजन बहुत कम पाया जाता है या न के बराबर पाया जाता है। तो सर्वाधिक पुनरुत्पादन की क्षमता यकृत की कोशिकाओं में। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। यह सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं, बता दिया, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों व पादपों के लिए रोगकारक होती हैं। बस, तो यहां से एक ही क्वेश्चन निकल के आता है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। यहां पर होता है अपना मुनेरा जगत कंप्लीट। तो इसमें आपको क्या कुछ पढ़ा है? कुछ खास बातें पढ़ी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि माइकोप्लाज्मा जो आपका प्रोटिस्टा जगत होता है वो एक कोशिकीय होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। लगभग बैक्टीरिया के बारे में जिक्र किया है हमने, बस इतनी बातें हैं।
तो आप इसको पढ़ना, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना, साथ के साथ बुक्स पढ़ना, क्योंकि मैं अब आपको बुक सजेशन क्या करनी है, ये बुक होती है, आपको पता ही है, आपके पास है, आप पढ़ के आए हो या आप पढ़ रहे हो, तो यही चीज है, मैं सर आपको लाइन टू लाइन समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अगला है, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होंगी? पहली बात, प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा जगत कौन सा होगा? एक कोशिकीय होगा। कल वाली जो मैंने आपको करवाया ही था, एक कोशिकीय होगा। दूसरे, इसमें कोशिकाओं का प्रकार क्या होगा? तो कोशिकाओं का प्रकार प्यारे बच्चों यूकैरियोटिक होगा, यानी कि विकसित कोशिका होगी। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। पूछ लेता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जगत में विकसित कोशिकाएं आती हैं या एक कोशिकीय होता है? तो प्रोटिस्टा जगत। एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। बहुत अच्छी बात बताई है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। यानी कि एक तो कह रहा है कि ये प्रकाश संश्लेषी है, प्रोटिस्टा जगत है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं, ये तो पादप है। ठीक है जी, अलग अलग अभी तक मतलब सही बात है, इन्होंने मतलब दोनों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत अपने दे दिए, और दोनों की बातें भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्राइसोफाइट डाइनोफ्लैजिलेट, नाम लिखता हूं मैं, क्राइसोफाइट, आप भी लिखो तभी याद होंगे भाई। क्राइसोफाइट डाइनोफ्लैजिलेट, उसके बाद में यूग्लिनॉइड, उसके बाद में अवपंक कवक, उसके बाद में प्रोटोजोआ, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इन सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको ध्यान, एनसीईआरटी है तो हमें भी यही मान के चलना है कि प्रोटोजोआ को कौन से जगत में रखा गया है? तो आप कहोगे प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा, प्रो से प्रोटो, प्रो से प्रोटिस्टा। अवपंकवक, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट और क्राइसोलाइट, ये आपको नाम जान सकते हो, और इनको कौन से जगत में रखा गया है? इनको रखा गया है प्रोटिस्टा जगत में। यहां पर मैं आपको एक जीव का नाम बता देता हूं, यूग्लिना। ये भी प्रोटिस्टा जगत का ही प्राणी होता है, या प्रोटिस्टा जगत का ही जंतु होता है। कौन? यूग्लिना। तो यूग्लिना को पादप जगत व जंतु जगत की योजक कड़ी कहा जाता है। पादप जगत व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी, जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी। याद रखनी है ये बात, आपको पूछा गया क्वेश्चन है, पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा सदस्य जलीय होते हैं। सदस्य कैसे होते हैं? जलीय, यानी कि जो आपको प्रोटिस्टा जगत के जो प्राथमिक छोटे सदस्य होते हैं वो आपको जलीय रूप में ही मिलते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक व अन्य द्विझिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, कोशिका वाले चैप्टर में आपको, और मैंने वैसे आपको करवा दिया है यूट्यूब पर, आप कोशिका वाला चैप्टर देख सकते हो। ये सारी बातें मैंने उसको में बताई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सुसंगठित यानी कि विकसित केंद्रक व अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, ये सारे के सारे झिल्लीबद्ध होते हैं, यानी कि उनके ऊपर भी आवरण पाया जाता है। कुछ प्रोटिस्टा जगत में कशाभ व पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। कुछ में कशाभ और पक्षमाभ, फ्लैजिला और सीलिया भी बोलते हैं इनको। ये अलैंगिक जनन तथा कोशिका संलयन संयुग्म या युग्मन के द्वारा प्रजनन करते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन भी करते हैं। ये इतनी बातें आप नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब है अपने एक एक को उठाते हैं। पहले अपनी बात करते हैं क्राइसोलाइट की। किसकी बात करेंगे? क्राइसोलाइट की। तो पहले क्राइसोलाइट को देख लेते हैं अभी। सॉरी, क्राइसोलाइट नहीं, क्राइसोफाइट है। सॉरी भाई। इस समूह के अंतर्गत डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल डेमिस्ट आते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? एक तो डाइएटम, याद रखने हैं, डाइएटम व सुनहरे शैवाल आते हैं।
अब सुनहरे हैं तो ये स्वच्छ जल में तथा लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय जल में दोनों में ये पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं, यानी कि ये जिस तरफ जल जाता है या जिस तरफ जल धारा होती है उसी के साथ ये बहते रहते हैं। तो हमने पहले देख लिया था प्रोटिस्टा के जो प्राथमिक सदस्य होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जलाशय में पाए जाते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो आच्छादित कवच बनाती है। जैसे साबुनदानी होती है उसी के समान इसकी कोशिका भित्ति होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है कि डायटम की कोशिका भित्ति किसके समान होती है या किसकी कोशिका भित्ति साबुनदानी के समान होती है, तो आप कहोगे कि डायटम की। इन विधियों में सिलिका होती है जिस कारण से ये नष्ट नहीं होते, कि इनकी कोशिका भित्ति में क्या होती है, सिलिका होती है, इस कारण ये नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश या वास स्थान में भी कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। इस कारण क्या होता है, क्योंकि ये कोशिका भित्ति में सिलिका होती है और सिलिका जल्दी से नष्ट नहीं होती। अगर डायटम मर भी गया ना या मृत हो गया तो भी वो जहां पर रह रहे थे यानी कि परिवेश या उसका वास स्थान पर आपको कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को आप डायटमी मृदा करते हो। अब डेली वो डायटम मर जाएंगे, अपनी कोशिका भित्ति वो छोड़ते रहेंगे, मतलब कोशिका भित्ति का अपघटन होता नहीं है, इस वजह से वहां पर काफी समय तक अवशेष पड़े रहेंगे, तो वहां पर एक मृदा का निर्माण हो जाएगा और वो होगी डायटमी मृदा। पूछ सकता है कि डायटमी मृदा क्या है, तो आप कह दोगे कि मृत डायटम अपने परिवेश या अपने वास स्थानों पर कोशिका भित्ति का बड़ी संख्या में जब जमाव होने लगता है तो उसे मृदा का निर्माण होता है, उसे डायटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों में, सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि डायटमी मृदा का उपयोग तो पॉलिश करने में, तेलों में और सिरप के निस्यंदन में इसका उपयोग होता है। बहुत अच्छी बात बताई है। तो इसमें आपको क्या, क्राइसोफाइट में आपको क्या ध्यान में रखना है, डायटम और सुनहरे शैवाल के बारे में बताना है कि ये सभी जल में, स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों में रह सकते हैं। डायटम की कोशिका भित्ति साबुनदानी के समान होती है, इसकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है जिसकी वजह से ये नष्ट नहीं होती, और मृत डायटम से डायटमी मृदा का निर्माण होता है और इस मृदा का उपयोग पॉलिश तेल और हाँ जी। तो अगले बात करें डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, इसकी क्या खास बात है, ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण भी ये करते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक मतलब होता है रंग, जो रंग का निर्धारण करते हैं, वर्णन करते हैं रंग का निर्धारण कि वो कैसा होगा। ठीक है, आधार पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल आदि दिखते हैं, यानी कि वर्णों के आधार पर ही ये वो शैवाल होते हैं। वो कुछ पीले शैवाल दिखते हैं, कुछ हरे दिखते हैं, कुछ भूरे दिखते हैं, कुछ नीले और कुछ लाल। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं, यानी कि सीधी सी बात है, इनकी कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में दो कशाब होते हैं। कितने कशाब होते हैं अभी? दो कशाब। ये ध्यान से देख लो, आपको कशाब दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ के रूप में भित्ति पट्टिकाओं के बीच में खांच में उपस्थित रहता है। एक तो रहता है लंबवत और एक बीच में, इस तरह से। ठीक है, लंबवत और अनुप्रस्थ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। लंबवत का मतलब होता है इस तरीके से, और अनुप्रस्थ का, अब कोई चीज को अगर आप काटो, लंबवत काटोगे तो इस तरीके से कटेगी और अनुप्रस्थ काटोगे तो इस तरीके से। तो ये हो गया आपका अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं टीएस, और इस लंबवत को बोलते हैं एलएस। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। प्राय लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। संख्या में विस्फोट का मतलब होता है कि लाल कलर के जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, इनकी संख्या में विस्फोट का मतलब इनकी संख्या एकदम से बढ़ती है, जिससे समुद्री जल का रंग लाल हो जाता है, लाल तरंगें दिखने लगती है। इतनी बड़ी संख्या के कारण जीव से निकले जीव इसके कारण मछली व अन्य समुद्री जीव होते हैं वो मर जाते हैं। उदाहरण है आपका गोनियालेक्स। कौन सा? गोनियालेक्स एक क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट है, जो लाल कलर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी संख्या में, क्योंकि आपको पता है ये
सभी जलाशयों में रहते हैं मुख्यतः। तो समुद्र में रहते हैं, तो समुद्र में लाल जल या जल लाल दिखने लगता है, इनकी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिसकी समुद्र का जो जल होता है वो लाल दिखने लगता है। और इतनी बड़ी संख्या हो जाती है कि जीव से निकले इस जीवों से क्या होता है, विष निकलता है, जहर निकलता है, जिसके कारण उस समुद्र में रहने वाली मछली और अन्य समुद्री जीव बेचारे मर जाते हैं। तो ये हो गया। अगला है आपका यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड होते हैं वो अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये आपको थोड़ी सी विशेष बात होगी कि ये कहां पर पाए जाएंगे, स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। स्थिर जल का मतलब होता है रुका हुआ जल, बहता हुआ नहीं, रुका हुआ, जैसे झील हो गई, कुंड हो गया, उस टाइप से, ठीक है। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेनिकल होती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन की एक परत होती है। इसकी संरचना को लचीला बनाती है, जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। इसमें भी दो कशाभ होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा एक बड़ा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सूर्य की अगर उपस्थिति हो तो ये प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, और अगर सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर ये अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। वही बात मैंने आपको बताई थी कि यह पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी है। कैसे कि जैसे इनको सूर्य की उपस्थिति दिखी तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे, और सूर्य अगर उनको उपस्थित नहीं हुआ वहां पर ये दूसरे जीवों को शिकार बनाएंगे और अपना परपोषी की तरह व्यवहार करेंगे। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि परपोषी और स्वपोषी की एक योजक कड़ी बताइए, तो यूग्लिनॉइड। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णों के ही समान होते हैं। बता ही दिया यूग्लिना, कोई नई बात नहीं है, जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। अवपंक कवक, ये क्या है? अवपंक कवक मृत पोषी प्रोटिस्टा है, यानी कि ये मृत पदार्थों का पोषण करते हैं। मृत पदार्थों का पोषण करते हैं कौन? अवपंक कवक। जैसे कवक करते हैं ना, वैसे ही ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई तक का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलन काय बनाते हैं। इन बीजाणुओं को प्रेक्षक वायु के साथ होता है। बस सीधी सी बात है, अनुकूल परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं और ये मृतकोशी प्रोटिस्टा होते हैं। कोई खास बात नहीं है इसमें। ये आपको प्रोटोजोन्स के चित्र दिखाए गए हैं, तो ये अपने थोड़ा सा चित्र एक बार देख लेते हैं। तो पहला है आपका डायनोफ्लैजिलेट है वाला, ये आपका डायनोफ्लैजिलेट है, बता चुका हूं। और ये आपका यूग्लिनॉइड है, बता चुका हूं। ये आपका है अवपंक कवक, और ये आपका हो गया पैरामीशियम। देखो ये पैरामीशियम कुछ विशेष दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है? कोई दिमाग लगाओ, पैरामीशियम का ये दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है ये? तो ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी लड़की का सैंडल हो। पूछा गया क्वेश्चन है ये, किसी लड़की के सैंडल के समान है ना। तो देख लो भी, जैसे लड़की का स्लीपर या सैंडल होता है ना, वैसे आकार का कौन सा जीव होता है? तो पैरामीशियम। पैरामीशियम यानी कि पैरों में पहनने वाली चप्पल के समान। तो पैरामीशियम भी आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। पैरामीशियम किसके समान होता है? लड़की के सैंडल के समान। ठीक है भाई, याद करने के लिए बता रहा हूं, कोई अनदर मत लेना। अगला है प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ क्या होते हैं? परपोषी होते हैं भी। वेरी इंटरेस्टिंग बात है। कलर चेंज करें, ये कर लेते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरों पर आश्रित, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में होते हैं। परभक्षी का मतलब और परजीवी का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। परभक्षी होते हैं जो जीव का भक्षण करते हैं, यानी कि संपूर्ण जीव को ही खा जाएंगे। और परजीवी का मतलब उसे थोड़ा थोड़ा खाएंगे, उस पर आश्रित रहेंगे। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया। प्रोटोजोआ का आगे विभाजन कर दिया। प्रोटोजोआ का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। ठीक है, तो अपने चलिए, तो पता लग गया लड़की के सैंडल के समान पैरामीशियम। अब पहला है प्रोटोजोआ को अपने 4 भागों में बांटा है। तो पहला है अमीबिया प्रोटोजोआ। कौन सा है? अमीबिया प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। देख लिया, समुद्री जल, नम स्थानों, नम मृदा में पाए जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। इनके कूटपादों की सहायता से, कूटपाद क्या होते हैं? नया शब्द है आपके पास, कूटपाद। तो कूटपाद का मतलब होता है, कूट का मतलब होता है दिखावा। क्या होता है? दिखावा, है ना। जैसे मैंने कहा ना, तुमने मेरे साथ कूट कपल किया, कपट किया, वो चीजें होती हैं। और पाद का मतलब होता है पैर, यानी कि इनके पास दिखावे के पैर होते हैं, वास्तविक पैर नहीं होते, पैरों के समान संरचना होते हैं। और कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है अमीबिया प्रोटोजोआ की ये खास बात।
इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। सिलिका के कवच जो भी मैं पीछे बता के आया हूं। इससे कुछ एंटमीबी परजीवी भी होते हैं। इसके कुछ एंटमीबी परजीवी भी होते हैं, कोई खास बात नहीं है इसकी। अगला देखते हैं कशाभिया प्रोटोजोआ। इसकी क्या खास बात है? यह समूह सदस्य में स्वच्छ अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाभ पाया जाता है। कशाभी है तो कशाभ। परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जिसे निद्रालु नामक बीमारी होती है। याद रखना है, निद्रालु बीमारी, निद्रा से संबंधित जो आपके कशाभी प्रोटोजोआ है ना। अब सीधी सी बात है, ये परजीवी है तो सीधी, ज्यादा लंबी चौड़ी उलझने वाली बात नहीं है कि ये परजीवी है तो सीधी सी बात है ये जीव को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इससे एक बीमारी होती है निद्रालु, यानी कि नींद्रा से संबंधित बीमारी होती है, और उसका उदाहरण है ट्रिपनेसोमा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है पक्षमाभि। अब तीसरा आ गया आपको ना पक्षमाभि। ये जलीय, एक तो ये जलीय है, दूसरा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव, यानी कि बहुत ज्यादा गति करने वाले ये जीवधारी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। और आपको पता है पक्षमाभ किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? गति के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह से बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन ग्लेट की तरफ भेज दिया जाता है, उदाहरण पैरामीशियम। तो पक्षमाभि का हो गया आपका पैरामीशियम। चलिए, अब आप बोलोगे सर पैरामीशियम को पूरा समझाओ, तो जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में जाते हो तब आपको वहां पर पूरा समझाया जाता है। अगला है स्पोरोजोआ। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र संक्रमण योग्य करने वाले बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें बहुत कुछ प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है जिसका मानव के जनसंख्या में अत्यंत आघात पहुंचाने वाला प्रभाव है। स्पोरोजोआ का मतलब होता है कि ये विविध जीवधारी हैं जिनके जीवन चक्र का संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था बनती है। जैसे अपने प्लाज्मोडियम, जब आप मलेरिया रोग के बारे में अध्ययन करते हो, जो कि मैंने मानव रोग वाले चैप्टर में मलेरिया के बारे में आपको पूरा डिफाइन किया हुआ है कि मलेरिया रोग कैसे होता है, कैसे उसका जीवन चक्र चलता है, तो वो चीजें इसमें बताई गई हैं, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई खास बात है नहीं है। तो आपको स्पाइरो वगैरह में क्या याद रखना है? सिर्फ प्लाज्मोडियम याद रखना है, बस इतने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कल करेंगे अपने कवक जगत के बारे में बात। अगर कोई बच्चा पहली बार इस क्लासेस को देख रहा है, 11th 12th वाले बच्चे हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले दिन मैंने ये क्लास ली थी तो मैंने आपको बोला था कि आपके पास 10th की साइंस कवर होनी चाहिए, जो कि मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूं अपनी नॉर्मल बोर्ड पे, जहां पर मैंने अपना बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया, सिर्फ बायोलॉजी का पोर्शन बता रहा हूं, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर कोशिका चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर कोशिका विभाजन हो गया, फिर 5 जगत प्रणाली हो गई, फिर मैंने जो ये करवा रहा हूं उसकी मतलब थोड़ा बेसिक मैं वहां पर करवा चुका हूं, और भी बहुत से टॉपिक है जो मैं वहां पर करवा चुका हूं। अगर आपको ये चीजें मैं पहले ही बता दूंगा, इसको मैं ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे फटाफट वो करवाऊंगा, ठीक है। पर फिर भी कोई आपको लगे कि सर नहीं चीज हमें तो और गहराई से समझाओ, तो कोई बात नहीं, मैं आपको और गहराई से समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।